आइए बात करते हैं पॉइंट टू पॉइंट एक-एक चीज़ की। कहाँ से क्या हुआ, कैसे हुआ और इस सब पे क्या टिप्पणी की गई है। सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट का झगड़ा क्या है? ये केस है 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने जो आर.एन. रवि थे जो गवर्नर थे तमिलनाडु के, उन्होंने उनकी असेंबली यानी कि तमिलनाडु की जो लेजिस्लेटिव थी उसने कुछ कानून बनाए, कुछ चेंज किया अपने कानून में, कुछ चीज़ें बदली। तो उन बिल पे पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट झगड़ा क्या है कि 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया जिसमें कि आर.एन. रवि जो गवर्नर थे उन्होंने बिल को रिजर्व रख लिया था यानी कि अपने पास रखा था और वो बिल बाद में उन्होंने पास कर दिए जो प्रेसिडेंट थे उनके पास। प्रेसिडेंट ने बहुत दिनों तक ये बिल पास रखे अपने पास रखे और उसके बाद इस बिल को कभी भी वापस भेजा नहीं गया लेजिस्लेशन में यानी कि तमिलनाडु लेजिस्लेटिव असेंबली में जिससे कि वो बिल पास हो सके वहां का कानून बन सके लेकिन उसके बावजूद भी काफी दिनों तक ये सब हुआ और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इस पे अपना संज्ञान लेते हुए इसको पास करवा दिया बिना गवर्नर के साइन के और इसी बात पे झगड़ा स्टार्ट होने लगा। अब इसी बात पे जगदीप जो धनखड़ हैं हमारे वाइस प्रेसिडेंट उन्होंने कहा कि कोर्ट का काम होता है सिर्फ किसी भी कानून के बनाए गए बिल पे या फिर किसी भी तरह के ऐसे पार्लियामेंट से रिलेटेड कोई भी बिल है उस पे सिर्फ इंटरप्रेट करना होता है ना कि उसको एग्जीक्यूट कराना यानी कि या फिर लॉ बनाना उसको अधिकार देने का काम होता है। तो उन्होंने बताया कि 145 145 ही है 145 3 में एक सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन जगदीप धनखड़ हमारे प्राइस जो वाइस प्रेसिडेंट है उन्होंने बोला कि जो सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर पास कराया बिना गवर्नर के साइन के वो बिल पास करवा दिए हैं तो ये कॉन्स्टिट्यूशन का काम कर रही है सुप्रीम कोर्ट जो कि सुप्रीम कोर्ट का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को सिर्फ इंटरप्रेट का अधिकार है जो कि 145 3 में आता है आर्टिकल और जो कि सिर्फ इंटरप्रेट करता है और लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 142 आर्टिकल 142 का उपयोग यूज किया और उसमें जिस तरह से बिना प्रेसिडेंट के साइन के वो गवर्नर के साइन के उस बिल को पास करवा दिया गया। इस पे जो जगदीप धनखड़ जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट है वो और कुछ पार्लियामेंट में जो सांसद थे वो भी इस बात से चिढ़ गए कि ऐसा थोड़ी हो सकता है क्योंकि पार्लियामेंट का काम पार्लियामेंट करेगी सुप्रीम कोर्ट का काम सुप्रीम कोर्ट करेगी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट केवल रिव्यू कर सकती है इंटरप्रेट कर सकती है ना कि कोई बिल पास करा सकती है। तो इस बात पे झगड़ा बढ़ता चला गया और अब ये झगड़ा इस उसमें पहुंच गया कि कौन ज्यादा पावरफुल है किसके पास पावर ज्यादा है और कौन सही है और कौन गलत है। आइए देखते हैं आगे इसमें क्या तमिलनाडु में क्या चल रहा है कि तमिलनाडु में जो 10 बिल थे वो पास किए गए उसके बाद आर.एन. रवि के पास भेजे और उन्होंने फिर इस बार क्या किया वही बिल जो पहले से प्रेसिडेंट ने अपने पास रखे रखे थे वही बिल दोबारा से असेंबली में दोबारा से लाए गए और दोबारा से पास किए गए उसके बाद आर.एन. रवि के पास जो गवर्नर थे तमिलनाडु के उनके पास भेजे गए। उन्होंने फिर दोबारा से ये जो भी बिल थे वो प्रेसिडेंट के पास भेज दिए। तो इस पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आपके पास कोई अधिकार नहीं है। 8 अप्रैल 2025 को कहा ये पास किए गए जो बिल हैं आपने दोबारा से भेजने का कोई पावर नहीं है आपके पास। जो आप जो आप प्रेसिडेंट के पास भेज रहे हो और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि आर्टिकल 142 का यूज करके ये बिल अब लॉ हैं और स्टालिन ने ये भी कहा कि ये अब जो बिल है जो जो ये कानून है वो पास किया गया और ये एक जीत है स्टेट के खिलाफ सेंटर के खिलाफ क्योंकि सेंटर ने इन्हें इलीगली तरह से इसे रोक के रखा था और इसमें चांसलर की भी अपॉइंटमेंट होनी थी और उस अपॉइंटमेंट के लिए भी असेंबली में और कई ऐसे बहुत 10 बिल थे जो कि इस पे बहुत इंपॉर्टेंट बिल थे जो रोक के रखे गए और सुप्रीम कोर्ट ने 3 महीने का एडवाइस दी थी कि 3 महीने से ज्यादा 3 महीने ने ये भी कहा कि प्रेसिडेंट को सिर्फ 3 महीने का अधिकार है अपने पास किसी भी बिल को रोकने का। इसके बाद कोई भी बिल रोक के नहीं रख सकते हो। अगर ऐसा किया तो सुप्रीम कोर्ट 200 आर्टिकल 201 के तहत आपको रिव्यू करेगा। और मुझे ये समझ नहीं आता सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट जितना भी सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट का डिस्प्यूट है वो पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट का कम है स्टेट और सेंटर का डिस्प्यूट ज्यादा है यहाँ पे क्योंकि स्टेट जो भी बिल पास करती है गवर्नर के पास अपने पावर होती है क्योंकि गवर्नर जब उस बिल पे साइन करेगा तभी वो बिल पास होगा और ये सब
स्टेट का जहाँ स्टेट में जिस स्टेट में सेंटर की गवर्नमेंट नहीं है, जैसे कि बीजेपी अभी चल रही है सेंटर में, तो बीजेपी की जिस स्टेट में सरकार नहीं है यानी कि गवर्नमेंट नहीं है वहाँ, तो वहाँ ज़्यादा डिस्प्यूट हो रहे हैं और ये सब अपने उसमें लगे हुए हैं पॉलिटिक्स पावर में, और इसी वजह से इतने सारे बिल डिस्प्यूटेड चीज़ें होती रहती हैं। दिल्ली में भी बहुत सारी चीज़ें हुई बहुत पहले, आज की डेट में अब ये गवर्नर भी कोई नहीं कुछ देखता है, पहले गवर्नर बहुत ही स्ट्रिक्ट थे, अब गवर्नर पता नहीं किस तरह के हो गए। तो इसी तरह से चीज़ें चल रही हैं, ऐसा नहीं है कि कोई एक स्टेट की चीज़ें खराब हैं या फिर पार्लियामेंट खराब है या फिर सुप्रीम कोर्ट कुछ सही नहीं डिसीजन ले रहा। सारी चीज़ें एक दूसरे से कॉम्प्लिकेटेड क्यों है? क्योंकि सारी चीज़ें अपने पावर को अलग तरीके से यूज़ करने की कोशिश की जा रही है। हर कोई अपना प्रॉफिट या अपनी तरीके से यूज़ करना चाहता है। अब बात यहाँ तक पहुँच गई है कि कौन बड़ा है, कौन छोटा है, किसकी पावर ज़्यादा है, लेकिन जबकि पावर सबकी सेपरेट है। चाहे प्रेसिडेंट हो, सुप्रीम कोर्ट हो या फिर पार्लियामेंट हो। अब इंडिया में पावर 3 तरह की होती है, यानी कि 3 भागों में बटी हुई पावर है इंडिया में। जैसे कि लेजिस्लेटिव यानी कि लेजिस्लेचर, जैसे कि लेजिस्लेचर, पार्लियामेंट और एग्जीक्यूटिव, प्रेसिडेंट, पीएम, गवर्नर, ये सब एग्जीक्यूटिव है। और जुडिशरी जैसे कि सुप्रीम कोर्ट हमारा हो गया और जैसे कि हाई कोर्ट वगैरह ये जुडिशरी बोलते हैं, लेकिन स्टेट लेवल पे तो जुडिशरी है सुप्रीम कोर्ट। तो आर्टिकल 74 कहता है कि जो प्रेसिडेंट को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पे काम करना होता है। आर्टिकल 200 बोलता है गवर्नर बिल को असेंट दे सकता है, असेंट कर दे सकता है, गवर्नर बिल को रोक के रख सकता है या फिर प्रेसिडेंट के पास भेज सकता है। आर्टिकल 201 कहता है कि प्रेसिडेंट बिल पे डिसीजन ले सकता है, पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये डिसीजन टाइम बाउंड होना चाहिए। एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये डिसीजन टाइम बाउंड होना चाहिए। और जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं धनगर, वो बोलते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने ये क्या सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर 145(3) के खिलाफ है, जहां 5 जज चाहिए होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी मैटर के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन मैटर के लिए। पर सुप्रीम कोर्ट के ये सपोर्टर्स हैं, जैसे कि फॉर्मर जज कुरियन जोसेफ, बोलते हैं कि आर्टिकल 142 कंप्लीट जस्टिस के लिए है। वो तो ठीक है, किसी भी कंप्लीट जस्टिस के लिए, यानी कि पार्लियामेंट किसी भी जस्टिस के लिए, जैसे कि हमारे जो सुप्रीम कोर्ट में 31 जज होते हैं, इसीलिए इतने सारे जज होते हैं क्योंकि हर इंसान का अपनी तरह से सोचना होता है, अपनी आइडियोलॉजी होती है, अपनी थिंकिंग होती है, अपने विचार होते हैं। तो वो अपने सारे चीज़ों को यूज़ करके तभी किसी एक बड़े डिसीजन पे पहुँचा जाता है। आप देखोगे जितना भी डिस्प्यूटेड मैटर होगा उस पे उतने ज़्यादा जज बैठते हैं, और किसी भी ब्रांच में एक ब्रांच पे कभी 7 जज होते हैं, 5 होते हैं, ऐसे करके। तो ऐसे बेंच बनती है बेंच, और कोई भी बेंच 1-2 जज की नहीं होती है बड़े डिस्प्यूटेड मैटर पे। तो यहाँ पे वही बोला गया कि 5 जज चाहिए थे कम से कम कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर के लिए, तो वहाँ 2 जजों ने इस पे पास कर दिया ये ऑर्डर। वहीं तमिलनाडु के जो सीएम है उन्होंने कहा ये एक हिस्टोरिक डिसीजन है जो कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया। ये स्टेट ऑटोनॉमी की जीत है। और पर बीजेपी लीडर्स जैसे कि तमिलिसई सुंदरराजन और बोलते हैं कि स्टालिन का माइंडसेट सेपरेटिस्ट है, वो तमिलनाडु को इंडिया से अलग करना चाहते हैं। स्टालिन ने कोई ओपिनियन यानी कि सेपरेटिज्म जैसी कोई भी अभी तक कोई भी स्टेटमेंट दिया नहीं उन्होंने। जबकि अपनी नीट की परीक्षा जैसे कि हो रही है, नीट के पेपर वगैरह हो रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि स्टेट अपने खुद से एग्जाम ले। उन्होंने बहुत सारी ऐसी चीजें की हैं, जैसे कि लैंग्वेज के ऊपर भी अभी बहुत सारा तमिलनाडु में झगड़ा और वो सब चल रहा है। और ये कसाकसी इस चीज की है, ये सब डिस्प्यूट इस चीज से है क्योंकि जो स्टेट है ना, वो तमिलनाडु और सेंटर की स्टेट की बन नहीं रही है आज की डेट में। तो तमिलनाडु को इंडिया से अलग करना चाहता है, ये है वो है, ये सब स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं। आर्टिकल 356 जो रूल है प्रेसिडेंट रूल लगाने के लिए होता है, जबकि गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ का काम करे तो। पर ये स्टेप कंट्रोवर्शियल है क्योंकि 1975 में जब इमरजेंसी के बाद इसका मिसयूज हुआ था इमरजेंसी लगाने पे, तब से लेके आज तक है। तो स्टालिन के अगेंस्ट अभी कोई ऐसी कोई सॉलिड प्रूफ नहीं है कि ये सेपरेटिस्ट है या फिर कुछ भी ऐसी पॉलिटिक्स। ये अपने माइंडसेट है, अपनी तरह से पॉलिटिक्स कर रहे हैं लोग, उस तरह से चला रहे हैं।
सेंटर के पास क्या पावर है, जैसे कि सेंटर के पास एग्जीक्यूटिव पावर है, सेंटर के पास लेजिस्लेटिव पावर है, सेंटर जैसे कि लॉ बना सकता है, इम्प्लीमेंट कर सकता है, बहुत सारी चीज़ों में लेजिस्लेटिव पावर है पार्लियामेंट में। तो जैसे लॉ बनाने की, और 356 के अंडर जब अगर कोई गवर्नमेंट या फिर कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी किसी भी स्टेट में फेल होती है, तो वहाँ प्रेसिडेंट रूल लगाया जा सकता है, आर्टिकल 356 के तहत। यानी कि कोई भी रूल या फिर ऐसे बिल आते हैं जो कोई कानून के खिलाफ हैं या फिर अपने कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ बनाए जाते हैं बिल, और वहाँ पे ऐसी कोई डिस्प्यूटेड है चीज़ें, तो उस जगह पे इसका यूज़ किया जा सकता है उस स्थिति में। और एससी ने 1994 के एसआर मुंबई केस में कहा कि आर्टिकल 356 का मिसयूज़ नहीं होना चाहिए और इसका जुडिशियल रिव्यू भी होगा। अगर आप कभी भी ऐसी तरह से मिसयूज़ होगा, तो इसका जुडिशियल रिव्यू किया जाएगा। सेंटर के पास इमरजेंसी पावर भी है अंडर आर्टिकल 352, पर ये यहाँ पे कोई भी ऐसी प्रेसिडेंट रूल की बात नहीं हुई है, ना ही इसका कोई प्रेसिडेंट रूल लगाने की यहाँ पे कोई उम्मीद है, ना ही इस अब सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट में क्या डिस्प्यूट है और कौन पावरफुल है, इसके बारे में बात करते हैं। तो लॉ बनाने का, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करने का आर्टिकल 368 और 368 कहता है कि हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कर सकता है, और बजट वगैरह पास करने के लिए भी कॉन्स्टिट्यूशन के पास पूरे राइट होते हैं। सुप्रीम कोर्ट के पास जुडिशरी रिव्यू का पावर होता है, जो कि अगर कोई भी लॉ बनाया गया है, कुछ भी है, तो उसको रिव्यू करने की पावर होती है सुप्रीम कोर्ट को। सुप्रीम कोर्ट चाहे तो उस पर रिव्यू कर सकता है या फिर उस कानून को रद्द भी कर सकता है, भी घोषित कर सकता है, आर्टिकल 13। पार्लियामेंट इलेक्टेड होता है, जबकि वो पब्लिक को जवाबदेही होता है, यानी कि पार्लियामेंट रेस्पॉन्सिबल होता है, क्योंकि वहाँ पे जितने भी मेंबर्स होते हैं लोकसभा में, वो सारे के सारे कैसे आते हैं, डायरेक्ट चुन के आते हैं, यानी कि डायरेक्ट इलेक्शन से आते हैं, और राज्यसभा में वो इनडायरेक्ट इलेक्शन से, जो कि तो वो रेस्पॉन्सिबल होते हैं कि उनकी अकाउंटेबिलिटी होती है इनडायरेक्ट। सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंटमेंट होता है, तो उसकी अकाउंटेबिलिटी इनडायरेक्ट होती है, क्योंकि वो एकदम डायरेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन को किसी को जवाबदेही नहीं कर सकते हैं, उनको कोई पूछ भी नहीं सकता है। तो द इम्पीचमेंट वगैरह वगैरह, जैसे आर्टिकल 124(4), आर्टिकल 142 एससी को कंप्लीट जस्टिस देता है। ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर देता है, जो कि सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट से बनाए हुए किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन को रद्द कर सकता है, यानी कि अनकॉन्स्टिट्यूशन घोषित कर सकता है, अगर कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक अगर अनकॉन्स्टिट्यूशन है तब। और सुप्रीम कोर्ट के जज को पार्लियामेंट ही रिमूव कर सकता है, क्योंकि पार्लियामेंट एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जिसके पास पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है इस तरह के किसी भी डिस्प्यूट को, या फिर कोई भी ऐसी टिप्पणी या फिर कोई ऐसी अनकॉन्स्टिट्यूशनल कोई जज काम करता है, तो उसको रिमूव किया जा सकता है पार्लियामेंट के द्वारा। दोनों के पास चेक एंड बैलेंस पावर है, जो कि एक दूसरे के खिलाफ यूज कर सकते हैं। लेकिन अभी यहाँ पे जो भी हुआ, क्योंकि जहाँ पे 142 के तहत उन्होंने ऑर्डर दिया कि जो भी जो हमारे प्रेसिडेंट हैं, वो इसको बिल को 3 महीने से ज़्यादा रोक के नहीं रख सकते किसी भी बिल को। तो ये एक डिस्प्यूटेड लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट थोड़ा पावरफुल दिख रहा है। आपको क्या लगता है, आप बताइए? करप्शन एंड नेपोटिज्म इन जुडिशरी। अब बात करते हैं करप्शन एंड नेपोटिज्म इन जुडिशरी, जो कि बहुत ही बड़ा मैटर है। इसमें बहुत सारे लोग इस तरह की बातें करना भी नहीं चाहते, बोलना भी नहीं चाहते। जुडिशरी में करप्शन की बात चल रही है आजकल बहुत ज़्यादा, कि करप्शन हो रहा है, नेपोटिज्म हो रहा है जुडिशरी में। अभी हाल ही में यशवंत वर्मा, एक हाई कोर्ट जज थे, उनके घर में आग लगी, उसके बाद में वहाँ से कुछ गैस मिला, जो कि 15 मार्च 14-15 मार्च की बात है। और इस गैस को बताया जा रहा है कि 15 करोड़ रुपए हैं लगभग, और जो आधा जला हुआ गैस मिला है। और इसकी जो न्यूज़ थी वो भी बहुत लेट निकली, 6-7 दिन बाद मीडिया में आई कैसे भी। बट वर्मा जी कह रहे हैं कि ये एक साजिश है, ये मुझे मेरे खिलाफ एक साजिश रची गई है, ऐसा कुछ है नहीं, मेरी इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने एक 3 जजमेंट कमेटी बैठाई, जज कमेटी बनाई, और उसको इन्वेस्टिगेशन करने के लिए बोल दिया है। धनखड़ जी ने इसी पे कमेंट किया कि अगर आप बात करते हो किसी ऐसे आम आदमी की या फिर कोई कॉमन मैन की, तो आपको उस पे एफआईआर होती है, उसके बाद में उस पे इन्वेस्टिगेशन बैठती है। बाकी एजेंसियां हैं इन्वेस्टिगेशन करने के लिए हमारे देश में, तो वो एजेंसी इन्वेस्टिगेशन करती हैं, जैसे कि सीबीआई हो गए।
यहाँ पे जुडिशरी ने अपने सेल्फ उसको इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कहा है कि वर्मा जी की जो भी डिस्प्यूटेड चीज़ें हैं या फिर जो भी करप्शंस वगैरह में इलीगल पाया गया है, इसमें है भी या नहीं है, तो वो इन्वेस्टिगेशन चल रही है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही स्वयं इस पे सारे काम करने के लिए कहा। तो ये कमेटी जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इसी पे धनखड़ जी ने कहा कि ये कमेटी जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इन्वेस्टिगेशन एग्जीक्यूटिव का काम कर रही है, क्योंकि आर्टिकल 124(4) कहता है जज को इम्पीचमेंट से रिमूव किया जा सकता है, पर ये प्रोसेस इतना लंबा है। नेपोटिज्म भी बहुत बड़ा इशू है, जिसकी 78% हाई कोर्ट, लगभग 18% से ऊपर केस हैं, और एजुकेशन गैप तो बहुत ही ज्यादा हो चुका है आजकल। जो भी जुडिशियली एक्सेस मुश्किल है एक्सेस करना। इसमें बताया गया कि 78% से ज्यादा 2018 की रिपोर्ट के अनुसार 78% से ज्यादा जो अपर क्लास है, जो कास्ट है, वो ही है जज और जो बड़ी सीनियर पोजीशन पे है हमारे जुडिशरी में। एजुकेशन गैप भी बहुत कॉमन हो चुका है आजकल जुडिशरी में पीरियड में। एजुकेशन का गैप इतना है कि जो सुपर रिच बच्चे हैं एलीट स्कूल में पढ़ते हैं, और जो कॉमन मैन के बच्चे हैं वो एक ऐसे ही सरकारी स्कूल में टीचर भी नहीं मिलते पढ़ाने के लिए। एक गैप जुडिशरी तक जाता है। जो सुपर एलीट क्लास के बच्चे हैं वो टॉप लॉयर्स और जज अक्सर एलीट बैकग्राउंड से होते हैं। कॉमन मैन के लिए लीगल सिस्टम समझना और अफोर्ड करना बहुत ही मुश्किल हो चुका है आज की डेट में। आर्टिकल 21 कहता है कि राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी सबके लिए बराबर है। करप्शन केसेस जैसे वर्मा जी का केस है, कॉमन मैन का जुडिशरी पे भरोसा कम करता है इस तरह के केसेस। और धनखड़ जी बोलते हैं कि जुडिशरी को ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, जबकि पर अभी तो फॉग मशीन चल रही है, जैसे कि बस सब कुछ अंधेरा है, किसी को कुछ दिख नहीं रहा है, सारे बात भी नहीं करना चाहते। मोस्ट ऑफ द हमारी गवर्नमेंट भी बात नहीं करना चाहती। मैंने एक कमेंट देखा, भाई सुप्रीम कोर्ट की किसी भी टिप्पणी पे गवर्नमेंट की कोई भी टिप्पणी नहीं थी, आम इंसान कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट पे टिप्पणी हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट उन्होंने की है, बट जो गवर्नमेंट पे बैठे जो सबसे सीनियर लोगों की कमेंट मैंने देखी, तो उन पे सीधा लिखा था कि ऐसी कुछ भी गवर्नमेंट की कोई भी ऐसी कमेंट नहीं है। जिसने भी ये सब किया है वो अपने रेस्पॉन्सिबल है खुद के लिए, वो इंडिपेंडेंट बोल रहे हैं, यहाँ गवर्नमेंट की कोई भी ये हस्तक्षेप नहीं है। अब इस सब पे एक मोरल स्टोरी क्या है, इसकी पूरी कहानी क्या है, एक्चुअली जो भी इतना हो रहा है तो सबको, तो ये तो सुप्रीम कोर्ट वर्सेस पार्लियामेंट की फुल एकदम तमाशा जैसी या फिर ड्रामा जैसी चल रही है सिस्टम। तमिलनाडु के बिल जो लॉ बना दिया गया, धनकर बोल रहे हैं इस पे, या फिर ओवर रीच किया गया, स्टालिन बोल रहा है कि ये राइट है, ये फिर एक जीत है, और बीजेपी सेपरेटिस्ट या फिर इस तरह के सुप्रीम सुप्रीम कोर्ट पे तो नहीं बोल रही है, बट बीजेपी 15 करोड़ जो पैसे बरामद हुए उस पे जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है वो अजीब है। क्योंकि भाई एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव हमारे कंट्री में काम करती है लॉ बनाने की, लॉ को लागू करने की, तो फिर अपना खुद का लॉ कैसे बना सकती है? पास हो, उनके पास एक पावर होती है कि वो अपने अंदर जो भी अपॉइंटमेंट करते हैं, जैसे कि किसी भी जज की अपॉइंटमेंट करनी है उन्हें किसी स्टेट में, तो स्टेट के हाई कोर्ट वगैरह में जज के, तो वो अपने पास लॉ बनाते हैं, उस तरह के रूल नियम हैं उनके अंदर। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की ये पावर जो मुझे लग रही है, आपको क्या लग रहा है? मुझे ये लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट जिस तरह से अपने पावर का यूज कर रही है यहाँ पे, एक डिस्प्यूटेड चीज है उसे छिपाने के लिए उस पर इन्वेस्टिगेशन कर रही है, और कुछ कुछ दिन बाद उस इन्वेस्टिगेशन को पता नहीं क्या हो, पता नहीं, उसके बारे में तो मैं गैस नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता। लेकिन इसे एक एफआईआर होनी चाहिए थी पूरी तरह से, और उसके बाद जिस तरह से एक आम आदमी पे जांच होती है वैसे होनी चाहिए थी। जज का मतलब ये नहीं है कि आपको नागरिकता कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी दे दी गई है। आपके पास जब आप किसी भी क्रिमिनल केस में पकड़े जाते हो किसी तरह से, किसी धांधली में, तो आप एक आम इंसान हो, उसी तरह से आपको भी ट्रीट करना चाहिए। ऐसा नहीं है किसी को एक स्पेशल ट्रीटमेंट देने की। भाई वो गलत है तब भी आप उसको एक स्पेशल ट्रीटमेंट, जब वो गलत ना हो तब उन्हें इस तरह से करो ना। फिर तो रेस्पेक्ट पूरी देश ही करता है हर जज की, हर सुप्रीम कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट हो, सबको माँ महिम कह के बुलाते हैं हर इंसान। लेकिन ये जो अलग से चल रहा है, जिस तरह से अपनी एक नई वो बना रखी है सुप्रीम कोर्ट ने, और जिस तरह से हेजीमनी है कि जितने भी 78% लगभग वहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट हो चाहे कोई भी हो, वहाँ पे अपर क्लास ही काम कर रही है। अभी इसी तरह से एक डिस्प्यूट आया था, उसमें अनुराग कश्यप ने बोल दिया कि ब्राह्मणों के ऊपर कुछ
तो ये रियल है कि जो भी सीनियर और बड़े पोजीशन पे बैठे हुए लोग हैं ना इस देश में, और जो जाते हैं ऊंची जाति वगैरह के लोग आते हैं, वो एक्चुअली में ऊपर सुपर रिच वो ही हैं और वो ही इस चीज को अफोर्ड कर पा रहे हैं।